हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन दिस चैनल। और आज हम लोग वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं मैथमेटिक्स लॉजिक्स वाले चैप्टर पे। मैथमेटिक्स लॉजिक जो है ना, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर हम बात करें मैथ्स में तो लॉजिक चैप्टर आप कोई भी मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इसको ऑप्शनल छोड़ते हैं, जिसको सही में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी और कुछ भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग एक बार में इसका पूरा वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। समझ में आ रहा है? हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंटेंस। देखो, सेंटेंस क्या होता है? अ स्टेटमेंट विच इज अ डिक्लेरेटिव और इंफॉर्मेटिव हैविंग अ सम ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू। आपके पास एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव होना चाहिए और उस सेंटेंस का कुछ एक ट्रुथ वैल्यू होना चाहिए। अगर ये तीन चीज, मतलब कि ये दो चीज बेसिकली उसके अंदर है, तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, वो एक लॉजिकल सेंटेंस है। हमें ऐसे सेंटेंस के बारे में यहां पर बात करना है, एक ऐसा सेंटेंस जो कि डिक्लेरेटिव हो और उसका कोई एक ट्रुथ वैल्यू हो। उस सेंटेंस को हम लॉजिकल सेंटेंस बोलते हैं और उस सेंटेंस के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, ये एक मैथमेटिकल लॉजिकल सेंटेंस है। कैसे? 6 into 4 अगर हम दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इज इक्वल टू हमें थर्ड नंबर मिलता है। ये एक मैथमेटिकली क्या है? मैथमेटिकल एक सेंटेंस है। मैथमेटिकल एक सेंटेंस है। हर एक इक्वेशन एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो 6 4 क्या होता है? एक्चुअल में 24 होता है, बट है कितना? 25 दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये एक सेंटेंस तो है, बट लॉजिकली ये करेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? बट लॉजिकली ये करेक्ट नहीं है। तो ये एक सेंटेंस तो है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेंटेंस है और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। अब हम सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में हम एक सेट डिफाइन करते हैं। सेट ए के अंदर हम कुछ एलिमेंट लेते हैं 1 3 7 92 78। सिंपल सी चीजें हैं। अब उसके बाद मैं बोलता हूं, ये देखो दो चीज जो तुमको ये उल्टा ए और उल्टा ई दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर बोलते हैं। क्वांटिफायर्स बोलते हैं। क्वांटिफायर का मतलब होता है कि ये जो दो वर्ड है, ये पूरा का पूरा बहुत, इसका एक बहुत अच्छा सा मीनिंग होता है। देखो, आप जो उल्टा ए है ना, उल्टा ए, ये वाले इसको आप बोलोगे कि फॉर ऑल, दिस स्टैंड फॉर ऑल, और इसको आप बोलोगे देयर एग्जिस्ट। तो फॉर ऑल, अगर आप ये चीजें देखो ना, आप इतने बड़े वर्ड, पूरे दो वर्ड को हटा करके एक छोटा सा एक लेटर लिख दे रहे हो। समझो एक चीज कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए वेयर 8 + x = 9। जितने भी x है ना, बिलोंग करते हैं a के अंदर, मतलब 1 3 7 92 और 78। अगर हम उसको 8 से ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। देखो, ये एक लॉजिकल सेंटेंस तो है, लॉजिकल सेंटेंस है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो एक लॉजिक निकल के आ रहा है। बट क्या ये लॉजिकली करेक्ट है? नहीं, ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर मैं x का वैल्यू बोलेगा कि फॉर ऑल, पूरे के लिए x जो बिलोंग कर रहा है a में, उसमें अगर हम लोग x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे इसमें से उठा के, तो हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। बट ये कहां पे हो रहा है? अगर मैं 1 को उठा के रखता हूं, 8 + 1 = 9, यहां पर सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं 3 को रखता हूं, नहीं हो रहा है। अगर मैं 7 को रखूंगा, नहीं हो रहा है। मतलब कि ये एक सेंटेंस तो है, इसमें नो डाउट कि ये एक सेंटेंस है कि नहीं, ये एक सेंटेंस तो है, बट इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ये चीज समझ के रखना कि दो क्वांटिफायर्स है अपने लॉजिक चैप्टर में। एक होता है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशनल। यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशनल क्वांटिफायर, ये दोनों क्वांटिफायर के बारे में कहां पे हम लोग पढ़ेंगे? इस जगह पे। अब देखो, जैसे ये हुआ वैसे ही सेम टू सेम इसके लिए करो। खाली ई के जगह पे आप ये प्रोनाउंस करो, देयर एग्जिस्ट एक्स विच इज बिलोंगिंग्स टू ए। एक ऐसा वैल्यू x का एग्जिस्ट करता है, किसके अंदर? a के अंदर, जिसका अगर हम यहाँ x डालेंगे +3 करेंगे उस x में, तो हमें 4 मिलेगा। तो इसमें से क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है क्या? हाँ, ये जो 1 है, 1 को अगर मैं यहां रखूंगा, 1 + 3 = 4, मीन्स ये लॉजिकली एक सेंटेंस भी है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। यहां तक समझ में आया क्या?
अब चलते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। देखो सिंपल सेंटेंस मतलब कि एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसका कोई एक मीनिंग हो। अगर मैं सिंपल सेंटेंस को क्यों यहाँ पे पढ़े, देखो सिंपल सेंटेंस को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम आगे बार बार सिंपल सेंटेंस और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम दो का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। अब देखो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कुछ एक इंफॉर्मेशन हो और उसका कुछ एक लॉजिकल ट्रुथ वैल्यू हो। अब अगर मैं बोलूं कि वैसे ही दो सेंटेंस को अगर मैं ज्वाइंट कर दूं कुछ कनेक्टिविटी यूज करके, क्या, ये देखो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू सिंपल स्टेटमेंट, टू सिंपल सेंटेंस ज्वाइनिंग बाय अ कनेक्टिविटी। आप कोई भी कनेक्टिविटी जैसे बोलोगे कि ही इज अ बॉय एंड ही इज प्लेइंग, एंड यूज किया ना, ही इज अ बॉय एंड ही इज प्लेइंग, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो, दो सिंपल सेंटेंस को आप जोड़ रहे हो एंड से, एंड इज लाइक अ कनेक्टिविटी। अब वही चीज यहां पर कंपाउंड सेंटेंस को, हम कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलते हैं, दो सिंपल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होगा, कुछ इसके अंदर एक ऐसी कनेक्टिविटी होगी जो दोनों सिंपल सेंटेंस को ज्वाइंट करता रहेगा। तो हमें वो कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, वो कनेक्टिविटी को लॉजिक में बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटी। अब लॉजिकल कनेक्टिविटी देखो कितने टाइप के हो गए, कंजंक्शन जिसको हम लोग एंड बोलते हैं, डिसजंक्शन जिसको हम लोग और बोलते हैं, इंप्लीमेशन जिसको हम बोल सकते हैं कंडीशनल, डबल इंप्लीकेशन मतलब बाय कंडीशनल। यहां तक समझ में आया क्या? अब देखो अगर मैं बोलूं कि राम इज अ बॉय एंड ही इज अ प्लेइंग, राम इज अ बॉय एंड ही इज अ प्लेइंग, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं राम इज अ बॉय एंड ही इज प्लेइंग। अब आप इस पूरे सेंटेंस को देखो तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सॉरी कंपाउंड स्टेटमेंट है, जहां पर राम इज अ बॉय एक सेंटेंस हो गया, ही इज अ प्लेइंग सेकंड सेंटेंस हो गया, दोनों को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। एंड क्या हो गया, यहां पर एक लॉजिकल कनेक्टिविटी हो गया। इस पूरे सेंटेंस का कोई लॉजिक है, इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई ट्रुथ वैल्यू है। अगर है ऐसा तो ये जो कनेक्टिविटी था अब हम उसको लॉजिकल कनेक्टिविटी बोलेंगे क्योंकि ये अब एक लॉजिकल सेंटेंस हो गया। चलिए अगर मैं अभी इसी तरीके से खाली अब इसके बारे में समझना है कि मैं मान लेता हूं कि एक सेंटेंस को P मान लेता हूं और दूसरे सेंटेंस को Q मान लेता हूं, समझ में आ रहा है क्या? एक को P मान लेता हूं और एक को Q मान लेता हूं। तो जब आप एंड की कनेक्टिविटी यूज करोगे, एंड की कनेक्टिविटी यूज करोगे तो मैं मानता हूं कि P और Q मान लेते हैं कि ये वाला सेंटेंस तो सही है कि राम एक बॉय है बट ही इज अ प्लेइंग, क्या वो प्ले कर रहा है क्या? अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसका वैल्यू ट्रू हुआ और इसका वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब जब एक का वैल्यू ट्रू और दूसरे का वैल्यू फॉल्स होता है तब ये इसका कंडीशन क्या होगा। अब आपको समझ में आएगा कि ये सब कहां पे यूज होता है, इसका कहां पे यूज होता है। एक्चुअल में ये एक बाइनरी लैंग्वेज में यूज होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, सिग्नल पे कमांड देने के लिए यूज होता है। हम जैसे आप और हम बात कर रहे हैं इंग्लिश का यूज करते हैं, हिंदी का यूज करते हैं, वैसे कंप्यूटर्स को बात करने के लिए उन्हें एक बाइनरी लैंग्वेज का जरूरत होता है। वो बाइनरी लैंग्वेज जो होता है ना वो ट्रू और फॉल्स के थ्रू होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और यस नो यस नो यस नो, इसके थ्रू समझो। बट जब मशीन्स बात करते हैं मतलब आपने कुछ कमांड दिया और वो कमांड किसके थ्रू पास हो रहे, वो बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू यहां से एक कमांड यहां से वहां पर लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? वो कमांड 1 और 0 के फॉर्म में होता है। 1 मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो हम धीरे धीरे ट्रू और फॉल्स करते करते हम उस बाइनरी लैंग्वेज में जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी के लिए इतना खाली समझो कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी ये ट्रू था ये फॉल्स था, क्या ऐसा हो सकता है क्या एक बार ट्रू P हो सकता है और दूसरा वाला भी ट्रू हो सकता है? हाँ, दोनों ट्रू होगा तो आपका पूरा ओवरऑल सेंटेंस क्या होगा, ट्रू होगा। अगर एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा तब एंड के कंडीशन में उसे हमें ओवरऑल पूरा फॉल्स मानना पड़ेगा। और अगर एक ये वाला फॉल्स ये वाला ट्रू रहा तब क्या होगा, मतलब पहला वाला फॉल्स और दूसरा वाला ट्रू रहा तब क्या होगा, एंड के कंडीशन में वो भी फॉल्स। और अगर दोनों फॉल्स है तो वो तो फॉल्स ही है। ये था कंजंक्शन और एंड के बारे में। सिमिलरली अगर डिसजंक्शन के बारे में बात करें तो ये P और Q तो सेम हो जाएगा, F T F। अगर दोनों ट्रू है और के कंडीशन में, अगर राम इज अ बॉय और ही इज अ प्लेइंग, और यूज कर रहा हूं, और
अब देखो यहां पर मैं अगर और यूज कर दूं और ही इज प्लेइंग, तो अगर ये ट्रू है ये ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू ही आने वाला है। अगर एक भी ट्रू है दोनों में से एक भी ट्रू है और वाले कंडीशन में अगर एक भी ट्रू है मतलब P या Q दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आपका फाइनल आंसर ट्रू ही आएगा। तो इसमें एक ट्रू था तो ट्रू, इस दोनों में भी एक ट्रू था तो एक ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है तब कुछ नहीं हो सकता, तब उसका आंसर फॉल्स ही होने वाला है। अगर अब मैं बात करूं इम्प्लीमेशन के बारे में, इफ एंड देन स्टेटमेंट, इफ ही इज गोइंग पिकनिक देन आई ऑल्सो गो द पिकनिक, अगर वो पिकनिक जाएगा तो मैं भी पिकनिक जाऊंगा। ऐसा हम कंडीशन रखते हैं ना काफी टाइम कि अगर मेरा कोई दोस्त पिकनिक जाएगा तभी मैं पिकनिक जाऊंगा। तो इफ ही इज गोइंग पिकनिक देन ऑल्सो देन ओनली आई एम ऑल्सो गोइंग पिकनिक, समथिंग ऐसा आप सेंटेंस बनाओ तो जिसमें इफ और देन का यूज हो जाए, वो इंप्लीमेशन या बोल सकते हो कंडीशनल। सेकंड वाला जो बंदा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले के कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि अगर ये जाएगा तब मैं जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ये दो वैल्यू ट्रू रहा तो ट्रू, अगर ये भी ट्रू तो ये भी ट्रू हो जाएगा, और अगर ये ट्रू रहा ये फॉल्स रहा तो इसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। समझ में आया क्या इतना चीजें? डबल इंप्लीकेशन में भी यही चीजें सेम होंगी, समझ में आ जाएगा ये भी। फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ दिस थिंग इज हैपन देन ओनली दिस इज हैपन। समझ में आ रहा है क्या? कंडीशनल तो है बट बाय कंडीशनल है, उसमें दो कंडीशन आ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अगर दोनों कंडीशन जब एट अ टाइम सेम रहेंगे, अगर दोनों कंडीशन सेम रहेंगे तभी हमारा ये यहां पर ट्रू आएगा। जब दोनों सेम रहेंगे तो या तो वो ट्रू में ट्रू आ जाएगा या फॉल्स में ट्रू होगा, अदर दोनों में फॉल्स आ जाएगा। ये चीज समझ में आए? ये टेबल बहुत काम के है, इसका यूज कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। मैं एक एग्जांपल इसमें ले लूंगा, आपको दिखा दूंगा कि कैसे सीईटी में पेपर आए हुए हैं इसके ऊपर। चले, फिर इसके बाद एक छोटा सा टर्म होता है नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है कि अगर मैं बोल दूं कि तुमको P का नेगेशन निकालना है, P का नेगेशन निकालना है, नेगेशन को डिनोट करते इस सिंबल से। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं बोलूं P का तुम्हें नेगेशन निकालना है तो सबसे पहले जाओ P का वैल्यू देखो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा इसका नेगेशन निकालो, तो ये क्या है? P है। P मतलब ट्रू है, ट्रू का नेगेशन क्या होगा? फॉल्स होगा, और फॉल्स का नेगेशन ट्रू होगा। इसीलिए मैं नेगेशन वाले पार्ट को नहीं कंसिडर कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? चलो इतना का क्लियर हो गया यहां तक। अब चलते हैं एक टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटेंजेंसी करके एक चीज होता है। उसमें क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ये क्वेश्चन 2005 एमएसटी सीईटी में आया हुआ था। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूं कैसे इसके आंसर्स आएंगे। अब देखो मुझे कितने इसमें वेरिएबल दिख रहे हैं, P है, Q है। अगर तुम्हें दो वेरिएबल दिख रहे हैं 2n, ये फॉर्मूला याद रख लो, 2n, 2 के पावर पे कितने वेरिएबल तुम्हें दिख रहे हैं? अगर तुम्हें दो वेरिएबल दिख रहे हैं 2 2 4, तो तुम 4 वाला एंट्री मारोगे, मतलब P का कितना एंट्री होगा? ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये वाला एंट्री होगा। समझ में आ रहा है? और Q का क्या होगा? ट्रू फॉल्स। ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब देखो हमारे इसके अंदर नेगेशन ऑफ Q भी यूज किया गया है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q भी यूज किए गए। देखो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो मैंने P के जितने भी एंट्रीज यहां पर लिखे हुए इसके जस्ट नेगेशन इसमें लिखना है, तो उसके जस्ट नेगेशन क्या हो जाएगा? इसका ट्रू था तो यहां पर हो जाएगा फॉल्स, ये ट्रू था तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स था तो ये ट्रू, ये ट्रू। अब नेगेशन ऑफ Q बोला गया है, तो नेगेशन ऑफ Q मतलब ये ट्रू था तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू। इतना तक एकदम क्लियर हो गया क्या? अब चलते आगे, हम इस डब्बे को निकालते, इस डब्बे को निकालते। इसको मान लेता हूं ये A है और इसको मान लेता हूं ये B है। चलो अब A को मैं क्या रखा हूं? P एंड नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ Q को पकड़ो, मतलब ये वाले रो का, और P के साथ में, मतलब P के साथ में नेगेशन ऑफ Q का क्या निकालना है तुम्हें? एंड निकालना है। अब देखो ट्रू और फॉल्स एंड वाली सीरीज यहां पर है, एंड वाला। अब ट्रू एंड फॉल्स वाला क्या था? ट्रू एंड फॉल्स वाला फॉल्स था, तो यहां पर आपका सिंपल एंट्री क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। अभी ट्रू एंड ट्रू था तो ट्रू था, देख लो, ट्रू एंड ट्रू था तो ट्रू था एंड वाले कंडीशन में। अब देखो फॉल्स एंड फॉल्स,
फॉल्स एंड फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स था, ये देखो फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। अगर बोला गया कि लास्ट वाला क्या है, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, क्योंकि एंड वाले कंडीशन में सिर्फ जब दोनों एंट्री सेम रहते हैं तभी जाकर के ट्रू होता है। चलो हमने ए निकाल लिया, अब हम इसको बी निकालते हैं, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू निकालते हैं। नेगेशन ऑफ पी अपना यहां पर है और क्यू अपना यहां पर है, मतलब कि नेगेशन ऑफ पी के साथ में क्यू का क्या निकालना है, एंड निकालना है। तो चलो निकालते हैं, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी क्या था यहां पर अपना, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। ये देखो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू था अपना, और उसके बाद ट्रू एंड ट्रू निकालिए, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स होता है। तो ये हमारा ए आ गया, ये हमारा बी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच में एंड निकालना है, मतलब ए एंड बी निकालना है, ऐसे ए एंड बी निकालना है, ए और बी के बीच का एंड निकालना है, मतलब इसके और इसके बीच का एंड। फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। मतलब कि आपका लास्ट में चारों एंट्री क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो देखो जब आपकी लास्ट की चारों एंट्री ट्रू होगा तो वो आपका टोटोलॉजी होगा, क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। इफ द ऑल एंट्रीज ऑफ अ लास्ट कॉलम, इफ द ऑल एंट्रीज ऑफ द लास्ट कॉलम इज सेम एंड दैट इज ट्रू, अगर वो सेम है और ट्रू है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, टोटोलॉजी है। अगर वो सेम है बट वो फॉल्स है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हो, कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हो। अगर रैंडमली ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स समथिंग कुछ ऐसा है जिसमें कोई ऑर्डर और कोई सीक्वेंस और कोई सेमनेस नहीं है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, कंटेंजेंसी बोल सकते हो। तो ये चीज समझ में आया क्या, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटेंजेंसी। अगर लास्ट की पूरी एंट्री ट्रू है तो आप टोटोलॉजी बोलोगे, लास्ट की पूरी एंट्री फॉल्स है जैसे यहां पर है तो आप उसको कंटेंजेंसी सॉरी कंट्राडिक्शन बोलोगे। अगर वो रैंडम है, मतलब ना ही पूरी तरीके से वो ट्रू है ना ही पूरा फॉल्स है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, कंटेंजेंसी बोल सकते हो। यहां तक समझ में आया क्या। अब देखो, अब इसके बाद एक नया चीज है जिसको बोलते हैं कि ड्यूल। ड्यूल, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और बोला कि फाइंड आउट द ड्यूल्स, तो आप समझ जाओ कि वो एकदम सबसे इजी क्वेश्चन है, उसको ड्यूअलिटी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, P और Q, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2009 में, एंड P एंड नेगेशन ऑफ Q, सॉरी P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये क्वेश्चन आया था 2019 के MSTCT के क्वेश्चन में आया था, 2009 MSTCT, 2009 के MSTCT क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, बोला गया था फाइंड द ड्यूअलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको इसका ड्यूअल निकालना है, मतलब कि खाली क्या करना है आपको, रिप्लेस एंड बाय और एंड वाइस वर्सा। अगर एंड दिया तो उसको और कर दो और दिया है तो उसे एंड कर दो। ये चीज क्लियर हुआ क्या, ड्यूअल में आपको कुछ नहीं करना है, खाली एंड को और को एंड करना है। तो देखो P और Q एंड P एंड नेगेशन ऑफ Q, तो P एंड Q, ये देखो आंसर लिख रहा हूं, ड्यूअलिटी निकाल रहा हूं इसका, और P और नेगेशन ऑफ Q, ये हो गया ना, ये था इसका क्वेश्चन और ये रहा आंसर। एकदम सिंपल था, ड्यूअलिटी क्लियर हो गया। चलो यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अब एक थोड़ा सा एक चीज बच गया था जिसको बोल सकते हो कि आप कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हो और वो सेंटेंस
पे तभी कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव आ सकता है, जब वो सेंटेंस क्या हो, कंडीशनल हो। समझ में आ रहा है क्या? अगर वो सेंटेंस कंडीशनल नहीं है तो उसके ऊपर आप कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव नहीं लगा सकते। आप एंड पे नहीं लगा सकते, और पे नहीं लगा सकते, और बाय कंडीशनल पे नहीं लगा सकते। सिर्फ और सिर्फ किस पे लगा सकते हो? ये कंडीशनल पे लगा सकते हो, मतलब इंप्लीकेशन पे लगा सकते हो, मतलब इस वाले पे, सिंगल एरो की तरफ में। अगर एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है ए, मान लेते हैं इफ अ सेंटेंस इज ए, और उसका कुछ हमने लॉजिकली इस तरीके से लिखा, P इंप्लाइज Q। अगर बोला गया कि उसका कन्वर्स निकालने के लिए, कन्वर्स ऑफ A, तो जस्ट इसको पलटी करके क्या लिख देना है, Q इंप्लाइज P। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वही अपना सेंटेंस लेंगे, राम इज ए बॉय, इफ राम इज अ बॉय देन ही इज अ प्लेइंग। अगर वो लड़का है तो वो गेम खेल रहा रहेगा। इफ राम इज अ बॉय देन ही इज अ प्लेइंग। तो हमें उसका अगर कन्वर्स निकालना है, ये तो हमारा क्या था, गिवन सेंटेंस था, इफ राम इज अ बॉय देन ही इज अ प्लेइंग। अगर ये चीज था, अगर मैं बोलूं उसका कन्वर्स निकालना है तो तुम्हें, तो तुम खाली कुछ ऐसा करोगे, ही इज अ प्लेइंग, इफ ही इज अ प्लेइंग देन ही इज राम। अगर वो खेल रहा है तो वो राम है। आपने क्या बोला था कि अगर वो राम है, इफ राम इज अ बॉय देन ही इज अ प्लेइंग, तो हमारा वो कन्वर्स क्या हो जाएगा उसका, ही इज अ प्लेइंग इफ राम इज अ बॉय। समझ में आ रहा है क्या? वो उसका कन्वर्स हो जाएगा। हमारा सेंटेंस थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, बट वहां पे जब तुमको कुछ ऐसा सेंटेंस के थ्रू पूछा जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आएगा कन्वर्स। और इनवर्स बोला गया है तो गिवन सेंटेंस में नेगेशन लगाना है। P इंप्लाइज Q आपको दिया हुआ है, आपको नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q करना है। अगर यही सेंटेंस है आपका, यहाँ पर कुछ इसमें यूज किया है, इफ राम इज अ बॉय देन ही इज अ प्लेइंग, तो तुमको करना क्या है, इफ राम इज नॉट बॉय देन ही इज नॉट प्लेइंग। इफ राम इज नॉट अ बॉय देन ही इज नॉट प्लेइंग। तो आपको नॉट खाली लगाना है नेगेशन के जगह पे। समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा आपका इनवर्स ऑफ ए। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव, ये कंट्रा पॉजिटिव और कंटेंजेंसी में ऐसा बल्क मत हो जाना। कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, जो आपने यहां पे निकाला है, जैसे इसको अपोजिट करना है, जैसे क्वेश्चन का अपोजिट कन्वर्स में किया था, वैसे इनवर्स का अपोजिट कंट्रा पॉजिटिव में करना है। तो इसी के साथ में मैं ये अपना चैप्टर यहीं पर वाइंड अप करता हूं। और आपको इसके बाद करने की क्या जरूरत है, आप अपने गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक खोलिए और इस चैप्टर को एक बार देख लीजिए, और स्विच टेबल जो स्विचिंग सर्किट्स है उसको एक बार देख लो। उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस होता है आने के, लेकिन आ भी सकते, कोई भरोसा नहीं है, बट आप एक बार उसको कर लो। और जो भी उसके पहले जो भी रूल्स दिए हुए हैं, आइडेंटिटी लॉस एंड जितने भी लॉस दिए हुए हैं, उसको एक बार पढ़ लो, वो आपको हेल्प करेगा वो स्विचिंग सॉल्व करने के लिए। और उसके प्रीवियस का तो मैंने पूरा कवर कर दिया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। और उसके बाद में आप बुक कौन से सॉल्व करोगे, देखो कोई और बहुत सारे बुक मत उठाओ, मार्वेल अच्छे से करो, उसके बाद एरिहेंट कर लो। मैं बार बार बोलता हूं मार्वेल और एरिहेंट इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, सो डोंट गो बियॉन्ड दिस 2 books and keep studying. If you like this video, hit the like button और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।